नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में बात करेंगे गजनी पर होती सियासत की। छत्तीसगढ़ के चुनावी वाद विवाद में गजनी की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक चुनावी सभा में आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी को फिल्म गजनी की तरह भूलने की बीमारी हो गई है। वो चुनावी वादे तो करते हैं और भूल जाते हैं। फडणवीस ने कहा कि धान खरीदी में जितने पैसे देने के वादे किए वो पूरे नहीं दिए। हाथ में गंगाजल लेकर कहा था कि शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो भूल जाइए, जिस तरह से 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है वो नायाब और अजूबा है। 4,500 करोड़ रुपए खर्च करके यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने की घोषणा की थी, उसे भी भूल गए। भूपेश बघेल ने वादे किए थे कि सुदूर अंचल में हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस आएगी, उसे छोड़ दे 4 चक्के वाली एम्बुलेंस भी नहीं ला पाए। फडणवीस ने कहा कि इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के अपमान का ठेका ले रखा है। छत्तीसगढ़ में क्या सचमुच कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है? आज इसी पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के मन को पीड़ा पहुंचाई। उनके नायक, उनके लिए 95% अपने वायदे पूरे करने वाले, संकल्प पूरे करने वाले, वचन पूरे करने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को गजनी कहा। इतिहास में गजनी एक खलनायक है और हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के नायक हैं। तो ये अपमान बघेल जी का नहीं है, ये सब छत्तीसगढ़ियों का अपमान है, सारे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान। फडणवीस जी ने कहा कि कांग्रेस गजनी, क्या गलत कहा फडणवीस जी ने? जन घोषणा पत्र में इन्होंने जितने वादे किए थे उनके तात्कालिक जन घोषणा पत्र समिति के संयोजक टीएस सिंहदेव जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि 36 में से 12 वादे हमने पूरा किए हैं, 12 हमने टच किए हैं और 12 हम उसको छू भी नहीं पाए हैं। तो जो जनता से किए वादे भूल जाएगा उसे गजनी नहीं तो और क्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बॉलीवुड की एंट्री हो गई है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक फिल्म थी गजनी जिसमें भूलने की बीमारी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जिस प्रकार से वादे किए उनमें से आधे वादे अधूरे हैं और बीजेपी अब इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना अब तो तमाम जो कांग्रेस नेता है उनकी गजनी से कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए, सौरभ जागृत बीजेपी की ओर से और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सत्यप्रकाश जी का। सत्यप्रकाश जी, जिस प्रकार से अधूरे वादे हैं जिस पर सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है और जो कांग्रेस नेता है उनकी कंपैरिजन, उनकी तुलना सीधे तौर पर गजनी से की जा रही है। देखिए अनुपमा जी, देवेंद्र फडणवीस जी क्या है बनना पड़ा क्योंकि तो मानसिक संतुलन गजनी खलनायक, ठीक है, वो नायक है, हर वर्ग के लिए काम किया। वो नायक है महिलाओं के, वो नायक है आदिवासियों के, वो नायक है युवाओं के, वो नायक है किसान के। तो हर वर्ग के लिए काम किया, इससे इनको दिक्कत हो रही है। मगर देखिए, अगर मैं बात करूं गजनी की या बात करूं खलनायक की, तो मोदी जी से बड़ा गजनी और खलनायक कौन हो सकता है? प्रदेश में बात करें रमन सिंह से बड़ा खलनायक और गजनी कौन हो सकता है? भाई मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात बोली, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, हर गरीब की आवास की बात की थी, उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, 15-15 लाख की बात की थी। तो उनसे बड़ा गजनी, उनसे बड़ा खलनायक कौन हो सकता है? अगर यहाँ प्रदेश में बात करें, रमन सिंह जी ने बोला था आदिवासी परिवार को गाय देंगे, 2100 समर्थन मूल्य देंगे, 300 बोनस देंगे, ऐसे तमाम उन्होंने भी वादे किए। 2500 वादे किए थे, जिसे 25% भी उन्होंने पूरे नहीं किए थे 15 साल में। किसान आत्महत्या करता था और ये बोलते थे, ऐसी घटना होती रहती थी। युवा अगर रोजगार मांगता था तो लाठियां मिलती थी, अगर आत्मदाह करते थे तो रमन सिंह जी का बयान आता था, ऐसी छोटी मोटी घटना होती थी। तो देखिए, खलनायक कौन था, गजनी कौन था, सबको मालूम है, जनता समझ रही है। आज की तारीख में भूपेश बघेल जी से बड़ा नायक कोई पूरे देश में नहीं है। देखिए, इसी वजह से किसानों की आय बढ़ रही है, इसी वजह से यहाँ पे रोजगार दर वो कम हो रही है, इसी वजह से महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। उन्हीं की वजह से जो यहाँ पे खुशहाली आ रही है प्रदेश में, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नीति आयोग रिपोर्ट देती है कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। तो ये एक नायक करके दिखा सकता है, एक खलनायक क्या कर दिखाएगा कि 27 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। ये मोदी जी का कार्यकाल में हुआ। तो ये दिख रहा है खलनायक और नायक और ये सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी की जो मानसिक संतुलन उप मुख्यमंत्री बनने के कारण हुआ है, वो
दिखा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है, इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है। जब मुद्दे नहीं होते हैं ना, तब इसी बयानबाजी करना पड़ता है। वही दिख रहा है, चाहे इनके देवेंद्र फडणवीस जी हो या दूसरे नेता भी आ रहे हैं, प्रदेश के नेता भी उनके रमन सिंह जी से लेके वो कैसे भूपेश बघेल जी को चूहा बिल्ली क्या क्या नहीं बोला। तो दिखता है कि जब मुद्दे नहीं है, जब आपके पास कोई ऐसे राजनीतिक मुद्दे नहीं है, लोगों के पास आपको ले जाने कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, तो आपको ऐसे उल्टी बयानबाजी सुनने मिलेगा। और वही दिख रहा है। मगर हमारी सरकार ने काम किया। आप देखिए, मैं बहुत चैलेंज के साथ बोलना चाहूंगा, हमारे किसी छोटे से कार्यकर्ता ने भी अगर इसे उल्टे सुल्टे बयान दिए तो बता दीजिए, उल जुलूल बयान दिए तो बता दीजिए। क्योंकि हमने काम किया है, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, अपनी योजनाओं की बात करते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। ऐसे उल जुलूल बयानबाजी नहीं करते, क्योंकि हमने काम किया है, हमको उसका विश्वास नहीं है। इसीलिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं ये उल जुलूल बयान करे हुए, क्योंकि हमको अपनी योजनाओं पे, विकास पे भरोसा है और हम उसके दम पे 75+ लेके आएंगे। और ये फिर देखिए 75+ आएंगे, उसका फिर ये बयानबाजी करेंगे। इससे आपको चिंता करने की बात नहीं, हमने काम किया है, जनता तक विकास किया है और हम 75+ लेके फिर से आएंगे। ठीक है, मैं सौरभ जी का रुख कर लेती हूँ। सौरभ जी, यहाँ पर तो सत्यप्रकाश जी साफ तौर पर नायक सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी को बता रहे, तो वहीं खलनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बता रहे। क्या कहेंगे आप? सत्यता और सच बात है, क्योंकि इन्होंने इनको 4.5 साल 5 साल पूरे होने वाले हैं, उसके पहले जो जन घोषणा पत्र लाया वो आज ये भूल चुके हैं जन घोषणा पत्र, और एक नई घोषणा करने जा रहे हैं। तो इससे साफ साफ समझ आ जाता है कि पुरानी घोषणा पत्र को आप छत्तीसगढ़ को लुभावने वादे देकर और झूठ बोलकर जो आज तक पूरे नहीं हुए, तो ये गजनी नहीं है तो क्या है। आप पिक्चर में भी देख लीजिए कि सलमान खान जिस हिसाब से भूल जाते हैं अपनी पुरानी बातों को, वैसी कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी आज छत्तीसगढ़ में जो तमाम वादे किए थे, इनके झूठे वादे किए थे, वो आज भूल गए हैं और छत्तीसगढ़ को दूसरे वादे इनके नेता आते हैं, वो परोस के जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जनता चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ की जो वादे थे इन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे जन घोषणा पत्र की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, तमाम वादे, झूठे वादे इन्होंने आज तक पूरे नहीं किए। और छत्तीसगढ़ में इनको दम से छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास करके सरकार बनाया, और आज ये समझ आ गया जनता को कि इनके जन घोषणा पत्र हो, चाहे वादे हो, चाहे तमाम इनके नेता आकर छत्तीसगढ़ में वादे करके जाते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तेंदुपत्ता संग्रहालय को ये देंगे, जनता चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रही है कि यदि तेंदुपत्ता संग्रहालय को आप कुछ देना चाहते थे तो उनकी बीमा क्यों नहीं किए? यदि तेंदुपत्ता संग्रहालय को कुछ देना चाहते थे तो उनको चरण पादुका क्यों नहीं दिए? यदि तेंदुपत्ता संग्रहालय को कुछ देना चाहते थे तो उनको साड़ी क्यों नहीं बांटी गई? जिस हिसाब से वो अंचल में जाकर तेंदुपत्ता संग्रह करते हैं तो उनके बहुत सारे उनको तकलीफ आती है। परंतु कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ आज गजनी बनकर, कुंभकर्ण बनकर सोने का काम कर रही है और जनता साफ साफ समझ चुकी है। ठीक है, मैं के शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। के शर्मा जी, नए वादों की बयार और पुराने वादों पर सवाल, ऐसे में जनता किस पर भरोसा करे? देखिए, राजनीति में एक विश्वसनीयता का संकट आ गया है, जिसके चलते हुए इस तरह से आरोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। किसने वादा पूरा, चाहे 15 लाख की बात केंद्र सरकार की आरोप लगता है, 2 करोड़ रोजगार की बात, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ओर से वादा खिलाफी का जो आरोप लग रहा है, तो देखना है कि जनता को तय करना है कि जो वादे किए थे उसमें कितना क्रियान्वयन हुआ है। जनता समझती है, जैसे छत्तीसगढ़ में जो जन घोषणा पत्र लागू किया है, सरकार ने उसको एडॉप्ट किया, सरकार ने उसको आत्मसात किया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उसमें कितना क्रियान्वित किया, लोगों को कितना लाभ मिला है, ये जनता जानती है। जनता उस आधार पर चुनाव में फैसला करेगी। दूसरी चीज आती है कि जो गजनी की जो बात आ रही है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय नेता प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चीजें कही। एक तो पिक्चर की बात आती है गजनी, जिसमें हीरो भूल जाता है जो बातें हैं उसको। उन्होंने नायक और खलनायक वाली बात कर दी, तो 17 बार आक्रमण करने वाले क्या महमूद गजनबी की बात हो रही है, ये स्पष्ट है। लेकिन नायक और खलनायक आक्रमणकारी थे, खलनायक गजनी। और यहाँ पे जो हो रही वादा खिलाफी की जो बात हो रही, मुझे समझ में आता है, तो वादा खिलाफी के मामले को लेकर के जो वादे किए जाते हैं उसे निश्चित रूप से 5 साल में पूरा होना चाहिए, और ऐसे वादे आप करें जिसको आप पूरा कर सके। जैसे 95% की बात आ रही है, तो सवाल ये भी कि 5% क्यों छूटा है, ये भी एक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ तुलनात्मक रूप से भाजपा का लगता है कि आपने कितना, आपने जर्सी गाय देने की बात की, आपने एक तुलनात्मक स्थिति पैदा हो रही है कि कौन बेहतर है, कौन वादा निभाता है। या छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या राजनीतिक दल जो वादे करते हैं पूरे होंगे नहीं। गजनी शब्द मेरे ख्याल से एक नया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है, और यहाँ इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग कम होता है और मुद्दों के आधार पर राजनीति होती है, ये सही बात है। और जन घोषणा पत्र के कारण यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप जो घोषणा कर रहे हैं उसको कितना पूरा कर रहे हैं और क्रियान्वयन के लिए आपके पास फंड कितना है। और जैसे 84,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में यदि ऋण है तो आप जो पूरा करने के लिए 5 साल के समय में 1 साल में लागू करेंगे, 6 महीने में लागू करेंगे, आखिरी 5वें साल में कौन कौन सी योजना लागू करेंगे, ये जनता को समझना है। सिलेंडर मिलेगा क्या गरीबों को मिलेगा कि एक एक महिला सबको मिलेगा, इनकम टैक्स पे को मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम प्रकार की बातें जब नीति बनती है, सरकार कैबिनेट में बैठती है, तब ये तमाम बातें आती है। जनता के सामने खुलकर यदि बात, छत्तीसगढ़ ने पहली बात मैं कहूंगी कि घोषणा पत्र के महत्व को समझाया है जी। जिस तरह से गंगा जल की बात, गंगा जल हाथ में लेकर के किसानों के ऋण माफी की बात हो गई, आप उसको कैबिनेट में तत्काल पास कर दिए, 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने के। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, गंगा जल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपके घोषणा पत्र उसको मानना चाहिए। अजीत जोगी की पार्टी ने, अमित जोगी ने शपथ पत्र दिया अपने घोषणा पत्र के लिए कि आपको मैं यदि सरकार बनी पूरा नहीं किया तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी स्थिति राजनीति में क्यों पैदा हो रही है, राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो जनता से तमाम वादे पार्टियां करती है और जनता भरोसा भी करती है, और फिर जब वो 5 साल में वादे पूरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो जो भरोसा है वो डगमगा जाता है, इसलिए सवाल भी खड़े होना लाजमी होता है। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, क्या ये सच है कि गंगा जल लेकर शपथ ली थी लेकिन उसके बावजूद भी अब भी वादे अधूरे हैं? देखिए अनुपमा जी, जैसे मैंने बोला पहले भी कि हमने 36 में 34 वादे पूरे किए हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा किसी प्रदेश में किसी सरकार ने, खासतौर भूपेश बघेल जी ने अपने 95% ज्यादा वादे पूरे किए। देखिए, हमने किसान कर्ज माफी की बात की थी, हमने किया, एमएसपी की बात की हमने किया, वनोपज खेती की बात हमने की थी, हमने किया। हमने मैं तो बोल के उसको उलट एक बात बोलना चाहूंगा कि हमने तो वो चीजें की जो घोषणा पत्र में नहीं था। अब आत्मान स्कूल की बात कर लीजिए, आप सीमार्ट की बात करिए, सस्ती दवाई दुकान की बात कर लीजिए, आप बस्ते बटाली की बात करिए, कॉफी उत्पादन की बात करिए, ऐसे तमाम चीजें, डायरेक्ट क्लिनिक की बात करिए, जो हमने घोषणा पत्र के उलट जो जनहित को होना चाहिए, जो जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के जो सरोकार से मुद्दे रखते वो होने चाहिए, वो हमने काम किए। आप माता कौशल्या मंदिर की जीर्णोद्धार की बात करिए, रामपथ वनगमन की बात करिए, जो जनता की भावना है उसको भी देखते हमने काम किया है। तो हमने तो घोषणा पत्र के 95% वादे पूरे किए, साथ ही साथ जनहित के काम भी किए। देखिए, इनके समय में क्या होता था, इनके समय जनता के मुद्दे काम नहीं होते थे। इनको तकलीफ इसी चीज की हो रही है कि हमने किसी उद्योगपतियों के यहाँ नहीं बुलाया है कि कर्जा आप ले लिए और भाग लिए। हम यहाँ के किसी को बुलाते हैं तो उनको इसलिए बुलाते हैं कि यहाँ की जनता को रोजगार मिले, और इसी की वजह से यहाँ रोजगार बेरोजगारी दर सबसे कम है, 1% कम है, जो इनके कार्यक्रम 22% थी। हम यहाँ पे काम करते महिलाओं के लिए, जो इनके समय अपराध महिला प्रति अपराध नंबर था, आज हम 13वें नंबर पे हम काम करते हैं शराब के ऊपर, कि शराब नीति नशा मुक्ति के ऊपर। तो उसकी वजह से आज जो छत्तीसगढ़ की हालत है वो गोवा के बाद दूसरे नंबर पर जो छत्तीसगढ़ था 15 साल में, आज वो 15वें नंबर पे, और 10-15% की खपत कम आई है। आपकी ओर से कहा जा रहा है कि 34 वादे पूरे हो चुके हैं सत्यप्रकाश जी, लेकिन आपके ही वो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया था। सत्यप्रकाश जी, आपके ही डिप्टी सीएम का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 36 में से 12 वादे पूरे हो चुके हैं, 12 वादों पर काम चल रहा है और 12 वादे अब भी अधूरे हैं। सत्यप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप तो कह रहे हैं कि 34 वादे पूरे हो चुके हैं, लेकिन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने यह स्वीकार किया है कि 12 वादे पूरे हो चुके हैं, 12 वादों पर अब भी काम चल रहा है, 12 वादे अब भी अधूरे हैं। तो इससे क्या समझा जाए? देखिए अनुपमा जी, वो जो आप बयान बोल रहे हैं ना, वो उनको तब की बात है जब पूरे हुए नहीं थे, ये शुरू की बात है। आप उस समय की बात करेंगे तो उसके बाद हमने काम नहीं किया है भाई, वहीं पे 12 पे थोड़ी नहीं रुके हुए, 12 के बाद आगे भी गाड़ी पड़ती, 13, 14, 15, 16 ऐसे होते तो 34 तक हम लोग गए। हम लोग देखिए, आप तो खुद स्वीकार करते हैं ना कि 2 वादे पूरे नहीं हुए, उसमें से 35वां वादा था शराबबंदी का, उसमें भी हमने 100 से 150 दुकानें बंद की है, और एक वादा था लोकपाल का जो केंद्र की सरकार द्वारा ही हो सकता है। तो बस 2 वादा हम लोग खुद मान रहे हैं, तो उसमें से एक वादा 35वां वादा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ हमारी सरकार ने उसमें बहुत ज्यादा कदम आगे बढ़ा चुकी है। 150 ज्यादा दुकानें बंद की हमने, जिसकी वजह से हालात है जैसे मैंने बताया 10% से कमी आई है। नशा मुक्ति जो अभियान चला उसकी वजह से एनसीआरबी का डाटा आता है कि 47% की कमी आई है क्राइम के अंदर छत्तीसगढ़ में जब से नशा मुक्ति अभियान चला है। ठीक है, जो 2 वादे अभी भी अधूरे हैं, पूर्ण शराबबंदी का वादा भी आपने किया था, वो वादे कब तक पूरे होंगे? सत्यप्रकाश जी, अधिकार दिया तो अपने यहाँ पे शराबबंदी कर सकते हैं, तो हमने तो वो काम किए। बल्कि ये बताया ना कि इन्होंने 15 साल में 2500 से ज्यादा वादे नहीं, उसका जवाब भी मैं सौरभ जी से लूंगी, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जो वादे अधूरे हैं, अभी 2 वादे पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था वो अधूरा है, वो कब तक पूरा होगा? मेरे से सवाल है? जी, आपसे ही है। जी, जैसे मैंने बोला कि हम उसे बहुत कदम आगे बढ़ चुके हैं, 150 से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी है, उस पर समिति बनी हुई, उस पर आगे हम काम करें। ग्राम सभाओं को हमने अधिकार दे दिया कि भाई
भाई आप अपने क्षेत्र में चाहे तो शराबबंदी कर सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ 7 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है तो उसमें काफी कठिनाइयां भी है, उसी हिसाब से हम काम आगे कर रहे हैं। जैसे मैंने बार बोल रहा हूँ कि शराबबंदी की जो बात है, हमने ग्राम सभाओं को दी है, 150 दुकानें बंद की है, नशा मुक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं है ना, नशा मुक्ति प्रदेश होना चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है हमारी सरकारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसकी तरफ बढ़े हुए। और जैसे मैंने बोला 5 साल आएगा तो उसको और काम तेजी से बढ़ेगा, अभी भी हम उसके लिए प्रतिबद्ध है, काम बढ़ेगा, जब सरकार आएगी फिर से उस पर काम होगा। ठीक है, मैं सौरभ जी के पास आना चाहूंगी। सौरभ जी, देखा जाए तो 15 साल की रमन सरकार में भी कई ऐसे वादे थे जो अब भी अधूरे हैं, ऐसे में गजनी किसे समझा जाए? देखिए, गजनी तो स्पष्ट ये बात है कि कांग्रेस को इसलिए समझा जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने घोषणा पत्र लाया, और ये तथ्यात्मक घोषणा पत्र है, इनको ये नहीं पता किस 34 वादों की बात कर रहे हैं जो इन्होंने पूरा कर लिया। मैं अभी आपको 8-10 गिना के बता देता हूं कि जिनमें जो घोषणा पत्र में जो आज तक लागू नहीं हुआ है, चाहे आप इनके जो नेता है राहुल गांधी जी आके बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट खोला जाएगा, जिससे किसान जो है अपनी खेती के जो प्रोडक्ट है उसको जाकर वहां बेच सकते हैं। आज तक एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खुल पाया। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि प्राइमरी से हायर सेकेंडरी के बच्चों को जो कृषि के नाम से एक सब्जेक्ट दिया जाएगा ताकि उनको कृषि से लेकर नॉलेज आए। उस हिसाब से नकदी फसल की ये बात करते थे, नकदी फसल वाले किसानों को प्रोत्साहन देने की बात की थी घोषणा पत्र में, ये पूरा नहीं हो पाया। और इन्होंने ये कहा था महिला सहायता समूह का कर्ज माफ हो पाएगा, पिछले घोषणा पत्र में आज तक पूरा नहीं हो पाया। 4 सिलेंडर देने की बात की थी, पिछले घोषणा पत्र में आज तक नहीं दे पाए। मंडी टैक्स माफ करने की बात की थी, पिछले घोषणा पत्र में आज तक नहीं कर पाए। 500 रुपए महतारी सम्मान देने की बात की थी, आज तक नहीं दे पाए। छात्रवृत्ति आदिवासी भाई बहनों को देने की बात की थी, आज तक नहीं दे पाए। अरे भैया, बस्तर अंचल में जाकर देख लीजिए, किसान सिंचाई पंप के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया। तो इस हिसाब से जितनी जन घोषणा पत्र में इन्होंने वादे लिखे थे, 36 वादे मुझे लगता है इन्होंने पूरे नहीं किए, क्योंकि ये नहीं पता किस 34 वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको पता ही नहीं है इनके कौन से घोषणा पत्र आए हैं, नहीं आए, इन्होंने क्या वादे किए हैं। जवाब दे दीजिए। घोषणा पत्र गजनी। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, इसका जवाब दे दीजिए। जी देखिए, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है कि हमसे सवाल करें। जैसे मैंने बोला, मैंने इसे सवाल पूछा, मैंने पूरे 2500 वादे तो मैंने निगरे में सिर्फ 4-5 वादे थे। देखिए, घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने किया है और अभी सत्ता पे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, जनता के माध्यम से हम सवाल पूछ रहे हैं। यदि वाकई में इन्होंने घोषणा पत्र का लागू किया है तो ये बता दें कौन सा घोषणा पत्र ये लागू किया है। अरे भैया, आपको छत्तीसगढ़ करने के लिए बनाया था, आपकी घोषणा पत्र पे विश्वास करने के लिए आपको आप जिस प्रकार आज छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, महिला के साथ, किसान के साथ, युवा के साथ आज आप बात कर रहे हैं, जनता साथ में आप एक एक करके आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है, एक एक करके जवाब दीजिए। रिपोर्ट कर दे चुके, आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमसे सवाल करें। हमारे को जवाब जनता के सामने देना, हमें जनता को सामने जवाब दे चुके हैं और अभी फिर हम जनता के पास वही लेके जा रहे हैं कि हमने योजनाएं वहां तक पहुंचाइए, विकास वहां तक पहुंचाइए। गरीबी रेखा से ऊपर 40 लाख लोग इसी वजह से आते हैं। आपके साथ 15 साल में ऐसा कभी रिपोर्ट नहीं आई। अरे 1 लाख भी आ जाते तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, हमने करके दिखाया, जनता को दिख रहा है। आपके कार्यकाल और अभी के 5 साल कार्यकाल जनता समझ रही है कि हमको सिर्फ छलावा, झूठ और भ्रम के अलावा कुछ नहीं मिला और 5 साल को विकास मिला है। ठीक है, सौरभ जी, जैसे कि सवाल तो कहीं ना कहीं आप पर भी खड़ा होता है। 15 साल की रमन सरकार ने कई वादे किए थे, उनमें से आधे अभी भी अधूरे हैं। 31 वादों में से 25 वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं, तो सवाल तो कहीं ना कहीं आप पर भी खड़ा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा जो कहा था वो करने का पूरा प्रयास किया था, पर इनके तरह हमने कोई झूठा घोषणा पत्र लाकर सरकार नहीं बनाई। आपको बता देना चाहता हूं, आप बीजापुर चले जाइए, दंतेवाड़ा चले जाइए, नारायणपुर चले जाइए, कटे कल्याण, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, पुष्कल हो, छिंदड़गढ़ हो, वहां कर जाकर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता वहां से पलायन कर रही है। पलायन करने का कारण क्या है? कांग्रेस सरकार में उनको 4-4, 6-6 महीने से मनरेगा का पैसे नहीं मिला। अरे भैया, जनता की सेवा ये कर नहीं पा रहे हैं और ऊपर से ये इनके नेता आते हैं और लेकिन पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ का वादा तो आपने भी किया था, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। नक्सल मुक्त का वादा आपने किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, शराब यदि बात है, यदि शराबबंदी की बात हम लोग ने करी नहीं थी, परंतु हम लोग ने नेशनल हाईवे में, सर मैं नक्सल मुक्त और पलायन मुक्त की बात कर रही हूँ। नेशनल हाईवे में
देखिए, नेशनल हाईवे में जिस हिसाब से हम लोग ने शराबबंदी कर चुकी थी, और जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, आप जाकर देख लीजिए, नेशनल हाईवे में प्रीमियम लिकर शॉप खोल दिया जा रहा है। तो बढ़ावा कांग्रेस सरकार दे रही है, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शराब को बढ़ावा नहीं दिया। उसके बाद तेंदुपत्ता संग्रहालय को 70 लाख मानक बोरा की खरीदी से भारतीय जनता पार्टी खरीदती थी, पर आज उसको गिराकर 13 लाख मानक बोरा कर दिया गया। लगभग 4 लाख की गिरावट आई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है। अरे भैया, आप छत्तीसगढ़ में सेवा करने आए थे 5 साल, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर दिया, पर इस बार कितनी भी घोषणा कर ले, छत्तीसगढ़ की जनता आपके छलावे में, झूठ में नहीं आने वाली। ठीक है, सत्यप्रकाश जी इसका जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जैसे मैंने बोला कि इनके झूठ और भ्रम क्या फैलाया, जिसकी वजह से 14 पे गए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाप किया, कुशासन किया। इन्होंने सिर्फ जनता को सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छल किया। देखिए, जैसे मैंने बोला, इनको ये सोच क्यों नहीं आती है कि इन्होंने ऐसा क्या किया। अगर विकास कर देते, जनता की भलाई कर देते, तो 14 पे को जाते। देखिए, एक बात मैं बोलूंगा अनुपम जी, जब हम विपक्ष में थे, हम 3 बार विपक्ष में थे, मगर हम कभी भी 14 पे नहीं गए। तो और 1% कम हमेशा रहता था, जो डिफरेंस रहता था बीजेपी और कांग्रेस में। तो देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, हमारे ऊपर जनता तभी विश्वास रखती थी। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे की वजह से, कुछ राजनीतिक ऐसी परिस्थिति की वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाते थे, मगर इसके ये दिखता था कि कांग्रेस पार्टी को भरोसा जनता का हमेशा रहा है। जब विपक्ष में थे, इतना हमको क्यों समर्थन मिलता था, इतना हमको सीटें क्यों मिलती थी। और जब इनका जब इनका पाप का घड़ा फट गया, तो उसके बाद की हालत क्या हुई। 14 पे क्यों गए? ये सोचते खुद क्यों नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पाप किया तभी 14 पे गए। हम कभी 14 पे क्यों नहीं गए? अगर हम विपक्ष में रहते हुए भी 14 पे नहीं गए, इसका मतलब कि हमने जनता के तभी आवाज उठाई है। जनता के भले पिछले चुनाव में हम 14 में गए, पर इस चुनाव में 74, कम से कम 74 सीट भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आप 14 की बात ना करें, पिछले चुनाव अब इतिहास हो चुका है। सर, सरकार तो तब आएगी ना जब वादे पूरे होंगे और जनता आप पर विश्वास करेगी। चलिए ठीक है, समय की काफी कमी हमारे पास में। के शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी, आखिरी प्रतिक्रिया उनसे लेती हूँ। के शर्मा जी, जिस प्रकार से यहाँ पर वादों की पर वादे किए जा रहे हैं, अभी कुछ समय के बाद में बीजेपी पे अपना घोषणा पत्र सामने ला देगी, लेकिन सवाल यही कि घोषणा पत्र में ऐसे कौन कौन से वादे होने चाहिए जिससे कि जनता उस पर भरोसा कर सके और वो 5 साल के अंदर पूरा भी हो सके। निश्चित रूप से एक विश्वसनीयता की जो बात मैं बोला हूँ, घोषणा पत्र 2-3 प्रकार से हो सकते, जैसे शराबबंदी की बात है, नक्सलवाद की बात है, गरीबी मुक्ति की बात हो या राम राज्य की बात हो, ये मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में शामिल किया जाना चाहिए कि हम इस दिशा में काम करेंगे। एक बात होती है। दूसरी चीज होती है कि हम इसको इस समय सीमा में हम पूरा करेंगे। ये तमाम प्रकार की बातें जनता के बीच क्लियर रूप में जाना चाहिए, ताकि एक विश्वसनीयता बनी रहे। गांव के लोग जान रहे हैं कि उनके यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला है और किसको शासन की योजनाओं का कितना लाभ मिला है। इसको डिबेट्स के अलग करके वास्तविकता में जब धरातल में जाएंगे तो उसको समझ में आता है। तो राजनीति में भले ही कितने गजनी हो, याददाश्त उनकी कमजोर हो, लेकिन जनता की याददाश्त बहुत तेज रहती है। 5 साल बाद भी यदि नेता वहां जाता है तो उनको वास्तविकता बताता है कि गांव में ये वादा किया था, ये सड़क बनाने की बात की थी, ये नाली बनाने की बात कही, जो अब तक नहीं हुआ, जिसके चलते हुए विरोध का उनको सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर विश्वसनीयता की तो काफी कमी है। लेकिन फिर भी जनता, जो तमाम पार्टियां वादा करती है उस पर भरोसा भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वादे पूरे नहीं हो जाते हैं, उसके बाद में जनता भी कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टी के नेता है उन पर सवाल भी खड़ा करती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से वादों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर जिस प्रकार से पुराने वादे जो किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की। लेकिन सवाल यही कि क्या नए वादों पर जनता विश्वास करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।